चलिए अब बात करेंगे हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। एस ब्लॉक में हम पहले एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं। एल्कली मेटल्स में हमने एल्कली मेटल्स का बिहेवियर और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर हमने बात की और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर हमने बात की। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हैलोजन, ऑल दैट वी हैव टू स्टडी। तो लिखो सी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H2। सभी एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं M+H-। इसको यहाँ 2 लिख लो तो ये बैलेंसिंग हो गई आयनिक हाइड्राइड। और इन आयनिक हाइड्राइड में H के फॉर्म में है और H- एक अनस्टेबल अनायन होता है जिसकी वजह से ये एक बढ़िया पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो पावरफुल reducing agents, they are very powerful reducing agents, आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स की जगह इसको हम और सलाइन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें एग्जांपल भी लिख लो, सोडियम मेटल को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ 2NaH बन जाएगा लाइक दिस। अच्छा, इसमें कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स में थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। तो LiH इज थर्मली मोर स्टेबल देन NaH, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड, डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। मोस्ट स्टेबल LiH, लीस्ट स्टेबल CSH। अच्छा, रिड्यूसिंग नेचर में आप ऐसे बोल सकते हो, जो जितना ज़्यादा आसानी से H+ फर्निश करे। तो H+ फुल्ली H+ अवेलेबल है CSH में, क्योंकि सीजियम आयन की पोलराइजिंग पावर बहुत कम होती है। तो H पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज H पर -1 चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जब सीजियम होगा, क्योंकि सीजियम H के नेगेटिव चार्ज को पोलराइज बिल्कुल भी नहीं करता। तो रिड्यूसिंग पावर में आप कह सकते हो कि CSH, देन RbH, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर CSH की ज़्यादा है, जबकि थर्मल स्टेबिलिटी LiH की ज़्यादा है। आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नोट भी करते जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, एक बात और भी याद रखें, ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज पानी से रिएक्शन करो या किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ तो दे लिबरेट हाइड्रोजन। तो एक तरीके से याद भी रखें, कोई भी MH ये है, ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो इट विल लिबरेट H2 गैस प्लस MOH। नॉट ओनली दैट, अगर मान लो ये कुछ C2H5OH आप इथेनॉल से रिएक्शन करवा दो, देन ऑल्सो इट विल लिबरेट हाइड्रोजन। तो C2H5ONa प्लस H2 विल बी लिबरेटेड। तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ H- कंबाइन करता है और वो H+ को डिस्प्लेस करेगा लाइक दिस। हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व्ड आउट। नोट करते जाएं, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन लिखी थी, मुझे ध्यान आ गया रिकॉर्डिंग करते समय। हमने ऐसी कुछ लिखी थी कि जैसे सोडियम मेटल है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं गैसियस फॉर्म में, तो एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो मैंने NaN2 लिख दिया था। NaN2 तो कुछ होता ही नहीं, वो NaNH2 है। करेक्शन कर लेना आप, प्लस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। तो आप करेक्शन कर लेना, वो NaN2 कुछ नहीं होता, NaNH2 है। H रह गया था लिखने से, तो आप करेक्शन कर लें। अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था वो सब हमने। तो ये नोट करेंगे, ये बात नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं एल्कली मेटल्स? जैसे हमने कहा, एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। दे रिएक्ट विद ऑल द हैलोजेंस and form mostly ionic halide.
हालांकि लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं दे हैव कोवेलेंट नेचर। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम। ये सब बातें एस ब्लॉक की नहीं है, ये सब बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में खूब डिटेल में फाजान्स रूल में पढ़ चुके हैं। तो मैं जब भी बोलता हूं कि जब भी स्टूडेंट्स अगर ब्लॉक केमिस्ट्री रिवाइज करते हैं, चाहे वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, तो हमेशा केमिकल बॉन्डिंग को जरूर रिवाइज करें। उसका 30-40%, 20-25-30% आराम से ब्लॉक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट होता है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट डी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। M+X2 रिएक्ट करते हैं, MX बनाते हैं और मोस्टली आयनिक नेचर के होते हैं एक्सेप्ट लिथियम। तो लाइक दैट कंपाउंड इज फॉर्म्ड। X could be any halogen। तो लाइक दैट दे डू रिएक्ट halogens। अच्छा, LiX have enough covalent character due to small size of Li+। Li+ का स्मॉल साइज होता है हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम प्लस। तो लिथियम प्लस की हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से LiX हैव इनफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इस बात को ध्यान भी रखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल भी है, LiCl इज soluble इन वाटर एज वेल एज इन इथेनॉल और ईथर और एसीटोन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी घुल जाता है ये। क्यों? क्योंकि LiCl इनफ कोवेलेंट है, इनफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, कहां पढ़ा था? फाजान्स रूल। तो लिथियम के मोस्ट ऑफ द हैलाइड्स, जैसे एल्कली मेटल के सभी हैलाइड्स में अगर देखें तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहां होगा? LiI में। तो LiI हैज हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। अमंग ऑल एल्कली मेटल हैलाइड्स। सभी एल्कली मेटल हैलाइड्स में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कहां होगा? LiI में, क्योंकि I- की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है और Li+ की पोलराइजिंग पावर सभी एल्कली मेटल्स के कैटायंस में सबसे ज्यादा है। अगेन फाजान्स रूल। नोट करते जाएं, ये सब बेसिक बातें हैं, कुछ नया नहीं है। एस ब्लॉक की इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग है जो हम यहां बात कर रहे हैं। नोट करें, ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। इसके बाद बात आती है रिड्यूसिंग नेचर। अब जैसे आपको अगर याद हो, वापस से पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। आसानी से लिथियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Li+ में, और इस कारण से, अच्छा, जो आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स इन जनरल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ई, मेटल्स इन जनरल बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एल्कली मेटल्स तो बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और रिड्यूसिंग नेचर में लिथियम हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नेचर देन सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम। सोडियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। तो दिस इज द डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। Decreasing reducing power, lithium is most powerful
रिड्यूसिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, अब यहीं पे 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स अगर 11th के स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं इसको, तो वो समझ नहीं पाते कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है, एसआरपी क्या होता है। बट जब वो 12th में आएंगे तो पूरा एक चैप्टर है डेडिकेटेड फॉर इट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो कि व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी फील भी वहीं आती है। तो अभी चूंकि 11th क्लास में है तो बस याद कर लो कि हाँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नाम का कोई शब्द होता है, शॉर्ट में उसे एसआरपी बोलते हैं, और एसआरपी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो आयन उतना ही बढ़िया पावरफुल रिड्यूसिंग, या वो एलिमेंट उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब देखो 11th क्लास में कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होते ही हैं जिसका 12th का इंटरफेरेंस रहता है, तो आपको याद करके अभी छोड़ना ही पड़ेगा। अरे 11वीं के बाद 12वीं भी पढ़ोगे ना, तो कोई तनाव की बात नहीं है, आप तो पढ़ें। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसे हम एसआरपी भी बोलते हैं ऑफ लिथियम जो है वो है -3.05 वोल्ट। एसआरपी इतना है लिथियम का, मतलब ये वाली रिएक्शन, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन एक्वस मीडियम में, और ये लिथियम बना लिया इसने, सॉलिड मान लो। इसका जो एसआरपी है दैट इज -3.05 वोल्ट। इट इज हाईली नेगेटिव, सो लिथियम इज ए वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल। अच्छा, रिएक्टिविटी अलग चीज है और रिड्यूसिंग पावर अलग चीज है। रिड्यूसिंग पावर जो है वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और रिएक्टिविटी एक केमिकल काइनेटिक प्रॉपर्टी है। रिएक्टिविटी का मतलब कितना फास्ट रिएक्शन करेगा, और रिड्यूसिंग पावर का मतलब यील्ड कितनी देगा रिएक्शन की। ये सब बातें भी हम करते हैं 12th क्लास में व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस तरीके से हम बोलते हैं तो लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल एंड दिस इज द ऑर्डर, दिस ऑर्डर इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी हाई रिड्यूसिंग पावर जो है उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे लिथियम है। अब लिथियम की रिड्यूसिंग पावर हम इस एसआरपी इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो लिथियम पर आसानी से Li प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट होता है सॉलिड एक्वस फेज में, सॉल्यूशन फेज में। हम जब भी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो ऑफ कोर्स लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल इन एक्वस मीडियम इन सॉल्यूशन फेज। जनरली रिडॉक्स रिएक्शन मतलब सॉल्यूशन फेज में होती है यूजुअली इस तरह के केसेस में। तो जैसे ये है, अब इसके लिए मान लो अगर मैं ओवरऑल एंथैल्पी चेंज निकाल लूँ इस पूरे प्रोसेस का, तो एक बॉर्न-हीबर साइकिल बनाते हैं जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। इसका एक पैरेलल पाथ बन जाता है। आप लिथियम को आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दो, पहले तो सब्लाइम कर दो इसको, तो डेल्टा H सब्लिमेशन दे दो तो लिथियम गैस बन गया। उसके बाद आप इसे I1 प्रोवाइड कर दो आयोनाइजेशन एनर्जी, Li प्लस बन गया गैसियस फॉर्म में, और उसको हाइड्रेट कर दो पानी में घोल करके, तो डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी इवॉल्व होती है Li प्लस की, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो ओवरऑल डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस I1 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Li प्लस। ये जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, जितना नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी होगी। मोर नेगेटिव, जितना नेगेटिव होगा मोर टेंडेंसी टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये जितना नेगेटिव होगा हाइड्रेशन, अच्छा सब्लिमेशन तो पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन एनर्जी भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, किसी एलिमेंट को उसके आयन में कन्वर्ट करना। हाइड्रेशन ऑफ द आयन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और छोटा साइज होने की वजह से Li प्लस इसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये डेल्टा H हाईली नेगेटिव होता है, और जिसके कारण से दिस रिएक्शन गोज वेरी हाईली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक लाइन में अगर आपको कहना हो कि वाई लिथियम इज शोइंग द एक्सेप्शन, वाई वो यहाँ नहीं आ रहा सोडियम से बाद में,
क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज Li+ का साइज बहुत छोटा होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, एंड दैट मेक्स दिस प्रोसेस हाईली स्पॉन्टेनियस और मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हाई रिड्यूसिंग पावर of lithium is due to high hydration energy or hydration enthalpy of Li+ released, again due to small size। ये अपने आप में एक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है। क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि वाई लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एलिमेंट, और ये बात अगर याद हो, पीरियोडिक टेबल पढ़ना लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है इस बात का, मैंने क्या पढ़ाया हुआ मुझे सब याद रहता है। तो वहां पर मैंने बताया भी हुआ है ये बात कि लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, और उसकी रिड्यूसिंग पावर हाई होने का जो रीजन है वो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है ऑफ Li+ ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ Li+। गाइस दिस वाज इंपॉर्टेंट, नोट करें, नोट इट डाउन। हालांकि इसमें कुछ बातें ऐसी जरूर गई होंगी जिसमें 11th क्लास के स्टूडेंट्स को पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं, वेट करो, 12th क्लास में इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। सो नोट इट डाउन, लिखिए इसको। अब इसके बाद देखो जनरल कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बोनेट बनते हैं, बाइकार्बोनेट बनते हैं, उनकी क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी थोड़ा सा आइडिया स्टूडेंट्स को होना चाहिए। तो सम जनरल पॉइंट्स, कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। जैसे बात करें कार्बोनेट्स की, एल्कली मेटल कार्बोनेट थर्मली बढ़िया स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम। तो कार्बोनेट्स ऑफ, हालांकि ये बात बच्चों ने पढ़ी भी होती है, अगर 12th वाले हैं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ी होती है थर्मल इफेक्ट्स में, और 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो शुरुआत में मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन के लिए बताते हैं कि एल्कली मेटल कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं, हीट करने पर आसानी से डिकम्पोज नहीं होते एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, CO2 गैस देता है। तो कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम आर थर्मली स्टेबल और डिकम्पोज नहीं होते। तो कहने का मतलब M2CO3 सॉलिड आप हीट करो तो नो रिएक्शन, जबकि M कौन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जबकि लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है Li2O प्लस CO2 गैस। ये लिथियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ द लिथियम इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। ये बात भी आएगी। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज and it shows lithium shows diagonal relationship with मैग्नीशियम। मतलब लिथियम के एलिमेंट की और उसके कंपाउंड्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट करने पर CO2 दे देगा, लिथियम कार्बोनेट भी हीट करने पर डिकम्पोज होकर के CO2 गैस दे देगा। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, दे आर थर्मली स्टेबल। इस तरीके से ये पॉइंट याद रखने वाला है, यू आर सपोज टू रिमेंबर। अच्छा, साथ ही साथ जैसे बाइकार्बोनेट की बात करें
सबके बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट लिथियम। तो एक्सेप्ट लिथियम अदर एल्कली मेटल्स bicarbonates do exist in solid state। तो लिथियम को छोड़ करके बाकी सभी अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में और हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर भी वो अच्छे खासे स्टेबल हैं। जैसे MHCO3 सॉलिड किसके लिए एग्जिस्ट करेंगे? M कौन? सोडियम, पोटेशियम, एल्कली मेटल की बात करें रुबिडियम, सीजियम। ये अगर हीट करते हो आप तो डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर और देते हैं M2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O। चूंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो H2O भी वेपर्स या गैस के फॉर्म में इवॉल्व होता है, स्टीम इज इवॉल्व्ड आउट। अच्छा, लिथियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, तो LiHCO3 एक्वस कैन एग्जिस्ट। अच्छा, उसको हीट करोगे तो क्या होगा? लिथियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन इस तरीके से बन जाएगा सॉलिड प्लस H2O लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, पानी में हीट कर रहे हैं ना, एंड CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। तो गाइज ये हैं पॉइंट्स, आप लिखते जाओ ये सब। देखो, you should know all these points। बाकी फजान्स रूल में आप ये बात पढ़ते ही हो कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर कार्बोनेट्स एज वेल एज बाइकार्बोनेट्स। नोट करिए सब पॉइंट्स, नोट इट डाउन। जनरल पॉइंट्स चल रहे हैं ये। कुछ हीटिंग इफेक्ट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ये हीटिंग इफेक्ट्स पूरी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में जहाँ तहाँ चलते रहते हैं, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th क्लास में क्वालिटेटिव एनालिसिस हो, चाहे वो ब्लॉक केमिस्ट्री हो, रेस्पेक्टिव ब्लॉक केमिस्ट्री, वहाँ भी आएगा। सेकंड पॉइंट, ये जनरल पॉइंट्स पढ़ रहे थे हम। जैसे अमलगम फॉर्मेशन होता है, सोडियम अमोनियम मरकरी के अंदर, लिक्विड मरकरी में सॉलिड सोडियम डिसॉल्व हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द एल्कली मेटल्स फॉर्म अमलगम, तो NaHG इसे बोलते हैं सोडियम अमलगम। Sodium amalgam is formed and heat is liberated out. Heat liberates, exothermic process है ये। तो this is called sodium amalgam। अच्छा, नाइट्रेट पर हीटिंग इफेक्ट, जैसे MnO3, अभी अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो M मान लो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको हीट करते हो नाइट्रेट्स को तो मेटल नाइट्राइट मिलते हैं MnO2 प्लस O2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। बट इसमें सोडियम नाइट्रेट का बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है और ये IIT ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं तो इट गिव्स NaNO2 सॉलिड प्लस हाफ O2, बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर जैसा बाकी के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट्स शो करते हैं हीटिंग इफेक्ट। बट यदि 800 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहा हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, IIT ने पूछा हुआ भी है, फिर वापस पूछ सकते हैं। सो इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड प्लस 2 गैसेज इवॉल्व होती हैं N2 प्लस O2, जबकि लिथियम नाइट्रेट का बिहेवियर बिल्कुल, लिथियम कैसा बिहेवियर शो करेगा? डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ में, सो प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम एंड इट्स कंपाउंड इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो लिथियम नाइट्रेट सॉलिड हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड और बिहेवियर होगा NO2 प्लस O2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। गाइस, ये सब बातें सब इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब जनरल पॉइंट्स हैं, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दीज पॉइंट्स। नोट करें सब, पूरी बात नोट करें, नोट इट डाउन। चलिए अब बात करेंगे एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में कैसे बिहेव करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और IIT JEE में
2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहेवियर ऑफ एल्कली मेटल्स, इनफैक्ट एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बिहेवियर भी पढ़ेंगे इन लिक्विड अमोनिया। तो लिखो वेरी इंपॉर्टेंट करके, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। ऑब्वियसली रूम कंडीशन पर तो अमोनिया गैस के फॉर्म में होता है। लिक्विड अमोनिया के लिए टेम्परेचर हैज टू बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। समवेयर लिक्विड अमोनिया लगभग -50-60 डिग्री सेल्सियस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एट ए टेम्परेचर अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी लो टेम्परेचर पर ये जो मेटल मान लो M है, एल्कली मेटल, ये लिक्विड अमोनिया X + Y इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NH3 लिक्विड के फॉर्म में, इट फॉर्म्स M NH3 X प्लस अमोनिएटेड। AM मतलब अमोनिएटेड, पानी ना है इसमें, इसमें कहीं भी पानी नहीं है, लिक्विड अमोनिया के अंदर मेटल को डिसॉल्व किया है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू E NH3 Y AM minus. This is called ammoniated cation, and this is ammoniated electrons. इन्हीं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सॉल्यूशन एक बढ़िया कंडक्टर भी बनता है। सच सॉल्यूशंस आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एज गुड कंडक्टर एज मैनी मेटल्स। हालांकि किसी भी सॉल्यूशन से मान लो NaCl पानी में डुबो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है, उससे तो बहुत बहुत बेहतर है ये कंडक्टर। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन से बेटर कंडक्टर होते हैं ये, और इनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ many metals, of course not like silver gold but still like many metals। तो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मेटल्स, जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल को डिसॉल्व करोगे तो अमोनिएटेड सोडियम कैटायन बनेगा और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कंडक्टर हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक हो गया एंड सॉल्यूशन बिकम्स कलर्ड। तो यहां पर लिखेंगे सच डाइल्यूट सॉल्यूशन of alkali metal in liquid ammonia is blue colored। ये कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लू कलर, ब्लू कलर्ड, हाईली कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, ड्यू टू ammoniated electron and ammoniated cations and paramagnetic। देखो कई सारी प्रॉपर्टीज आ गई। ऐसे सॉल्यूशंस पैरामैग्नेटिक हैं, हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग हैं, इट इज एज गुड कंडक्टर as good electrical conductor। अच्छा, कंडक्टर भी कैसा बिहेव करता है ये? इट इज अ मेटालिक कंडक्टर, सॉल्यूशन बिहेव्स एज अ मेटालिक कंडक्टर, बिहेव्स एज मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्यों? जैसे मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, यहाँ भी एक तरीके से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। सो इट इज बिहेविंग लाइक मेटालिक कंडक्टर। तो इट एज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एज मैनी मेटल्स, मैनी मेटल्स। तो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। पॉइंट वाइज लिखते जाएं, दीज आर ऑल, इन्हीं के ऊपर तो क्वेश्चंस बनते हैं, लिखते जाएंगे और पॉइंट्स जो भी आएंगे। अच्छा, सॉल्यूशन हैज लोअर डेंसिटी देन लिक्विड अमोनिया।
मतलब सॉल्वेंट से कम डेंसिटी है। जनरली सॉल्यूशंस की डेंसिटी सॉल्वेंट से ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर सॉल्यूशन की डेंसिटी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेंसिटी इज लोअर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अमोनिया। इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ cavities. It is due to the formation of cavities which are formed due to repulsion between ammoniated इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशन के अंदर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल मारते हैं, तो वो रिपल्शन के कारण उनके बीच में, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैविटीज बन जाती हैं और कैविटीज की वजह से डेंसिटी घट जाती है। तो ये याद रखना है, सॉल्यूशन हैज लोअर डेंसिटी। फैक्ट तो यही है, सॉल्यूशन हैज लोअर डेंसिटी देन द लिक्विड अमोनिया। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटीज व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रिपल्शंस बिटवीन द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बन जाते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन को अगर कंसंट्रेट करो तो पैरामैग्नेटिक नेचर घटता है। अराउंड 3 मोल पर लीटर सॉल्यूशन बिकम ऑलमोस्ट डायमैग्नेटिक एंड बिकम्स ब्रॉन्ज कलर्ड। ऑन कंसंट्रेटिंग सॉल्यूशन, on concentrating solution, paramagnetic nature decreases, around 3m concentration, solution becomes diamagnetic and bronze colored। डाइल्यूट सॉल्यूशन ब्लू था और कलर उसका चेंज हो जाता है, इट बिकम्स ब्रॉन्ज कलर्ड। तो अराउंड 3m कंसंट्रेशन पर सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे पैरामैग्नेटिक नेचर घटेगा। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट पेयरिंग अप, और पेयरिंग अप होगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर विल डिक्रीज। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और भी 1-2 पॉइंट्स आएंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ भी है इसके ऊपर। अभी और भी पॉइंट आएगा, एक बार नोट करो इसको, नोट इट डाउन। अच्छा, सॉल्यूशन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जैसे मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही दीज सॉल्यूशंस आर आल्सो द गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ड्यू टू ammoniated electrons, solution behaves as good reducing agent। एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। साथ ही साथ सॉल्यूशन वैसे तो स्टेबल होता है, इन एब्सेंस ऑफ एनी मेटल कैटायंस इट इज स्टेबल, बट रखे रखे डिकम्पोज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट मेटल कैटायंस। तो लिखेंगे इस बात को, ऑन स्टैंडिंग द ब्लू solution slowly fades away due to formation of metalamide and H2 gas। तो on standing the blue solution slowly fades away।
तो जैसे क्या था, सॉल्यूशन इस टाइप का हो गया, जैसे M प्लस अमोनिया लिक्विड MnH2 प्लस H2 गैस, मेटल एमाइड इज फॉर्म्ड। स्लोली ये ब्लू कलर धीरे धीरे घटता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट जाती है। अच्छा, ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय मेटल आयन impurities लाइक कौन से मेटल आयन impurities या मेटल impurities बोल दो, तो मेटल impurities लाइक आयरन, प्लेटिनम, जिंक एटसेट्रा। In absence of these metals, solution is stable। सॉल्यूशन डिकम्पोज नहीं होगा। अगर वेरी प्योर सॉल्यूशन है, यही जेई एडवांस्ड क्वेश्चन था, अगर बहुत प्योर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, नो इट विल नॉट डिकम्पोज, इट विल नॉट गिव हाइड्रोजन। बट उसमें अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हुई, कौन सी, आयरन, प्लेटिनम, जिंक टाइप की, तो वो कैटेलाइज करते हैं इस रिएक्शन को और डिकम्पोजन हो जाता है, ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होता है। तो गाइज ये कुछ फीचर्स थे ऑफ solution of alkali metals like sodium potassium in liquid ammonia। so this has been very important points। ये पूरा important था, इस पर ये IIT में point आ चुका है, again important, नोट करें पूरी बात, नोट इट डाउन। गाइज अब देखो, हमने जनरल बिहेवियर एल्कली मेटल्स का पढ़ लिया, अभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बाकी हैं। बट एल्कली मेटल्स में जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि लिथियम कई मायनों में, कई पॉइंट्स पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से इसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज काफ़ी कुछ चेंज हो जाती हैं। इनफैक्ट इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। So it shows many of the properties similar to the magnesium and its compounds, and shows exceptional properties which are not shown by or which are not exhibited by rest of the alkali metals। तो हेडिंग लिखो, ये NCERT ने बहुत जोर शोर से लिखा हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिख के सब कुछ इंपॉर्टेंट ही तो है सर, आप तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही बताते जाते हो, है तो बताऊंगा। और जेई मेन तो आप ढूंढ ढूंढ के NCERT में से लाइनें ढूंढता है, लाइनें, इतने सारे पेपर बनाने होते हैं, वो भी बोर हो जाते हैं पेपर बना बना के NTA वाले। तो NTA बॉडीज की जो होती हैं उनसे कहा जाता है कि भाई ढूंढ ढूंढ के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बना दो। देखो यार, NCERT में से देख लो और बच्चे को एक NCERT की इंपॉर्टेंस का भी मालूम पड़ेगा। तो कुछ भी NCERT में लिखा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं। सो द ओनली बुक दैट इज रिकमेंडेड फॉर यू ऑल for the preparation of the JEE main as well as JEE advanced is NCERT। बाकी हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, उसके बगैर थोड़ी काम चलेगा। समझ में तो जब ही आएगा जब हमारा पढ़ाया हुआ पढ़ोगे। तो लिखो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम का बिहेवियर एक्सेप्शनल होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। तो एक्सेप्शनल नेचर, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज ड्यू टू फर्स्ट इट्स स्मॉल साइज, सेकेंड high polarizing power of Li+। Li+ आयन की हाई पोलराइजिंग पावर होती है चार्ज अपॉन साइज रेशियो। चार्ज अपॉन साइज रेशियो is also called ionic potential।
कई बार ये वर्ड यूज करते हैं आयनिक पोटेंशियल। बाकी पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। कहाँ पढ़ा ये पोलराइजिंग पावर? फजान्स रूल। फजान्स रूल कहाँ पढ़ा था आपने? केमिकल बॉन्डिंग में। मैंने पहले कह चुका हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब 20-30% तो केमिकल बॉन्डिंग ही आ जाता है उसमें, तो हमेशा याद रखें। तो ये पोलराइजिंग पावर थी। अच्छा, इसमें जैसे एज ए रिजल्ट शोज कोवेलेंट कैरेक्टर, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर इन द कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स ऑफ लिथियम शोज हाई कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Li+। कहा तो सही ऊपर। जैसे क्या? जैसे लिथियम इज मच हार्डर। लिथियम को आप, जैसे सोडियम पोटेशियम है, इतनी सॉफ्ट मेटल है कि नाइफ से कट कर लो। नाइफ छोड़ो, सोडियम के टुकड़े पर साबुन जैसा होता है, नाखून है, अगर नाखून थोड़े बड़े हुए, नेल्स से आप अपना नाम लिख लो, आलोक कुमार। समझ रहे हो बात को? तो इतना सॉफ्ट होता है, इतनी मतलब सॉफ्ट मेटल्स हैं। क्यों? साइज लार्ज है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग है, बट लिथियम इज रिलेटिवली हार्डर। तो लिथियम इज मच हार्डर देन रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेस रिएक्टिव। ये सब किसके कंपैरिजन में है? इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स। एक्सेप्शनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो लिथियम इज मच हार्डर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन रेस्ट ऑफ द मेटल्स, लेस रिएक्टिव देन रेस्ट ऑफ द मेटल्स, डेलिक्वेसेंट है। डेलिक्वेसेंट कंपाउंड्स होते हैं इसके ऑफ लिथियम एंड फॉर्म्स हाइड्रेट। जैसे LiCl डॉट 2H2, NaCl, KCl etc. do not form hydrates। हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी लिथियम की होती है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। तो जितना मेटल आयन छोटा होगा उसका हाइड्रेट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी फजान्स रूल है, ये भी हम बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग के एंड में पढ़ते हैं, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो लेस रिएक्टिव, डेलिक्वेसेंट कंपाउंड्स ऑफ लिथियम एंड फॉर्म्स हाइड्रेट। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर हैं ये। जैसे एयर में Li3n बनाता है, फॉर्म्स Li3n and Li2O when heated in air। बाकी के मेटल सोडियम पोटेशियम केवल ऑक्साइड या परऑक्साइड बनाते हैं, वो नाइट्राइड नहीं बनाते। रेस्ट ऑफ एल्कली मेटल्स do not, rest of the alkali metals do not form nitride in air। एयर में हीट करने पर वो नाइट्राइड नहीं बनाते, केवल लिथियम बनाता है। तो ये सब एक्सेप्शनल बिहेवियर तो हैं। जैसे और लो, LiHCO3 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं करता एग्जिस्ट, बाकी सभी सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। ये बात तो बता चुका हूं, लिखते जाओ। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनेंगे। ये एनसीईआरटी में वेल मेंशन हैं, मैंने भी वहीं से नोट किए हैं और समझा रहा हूं आपको साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे जाएंगे, जरा इनको नोट करो, अभी और भी पॉइंट्स आएंगे। ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स। जैसे लिथियम बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट, बट सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जरा नोट करेंगे इस सबको।
और जैसे नो रिएक्शन विद C2H2 अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स। मतलब जैसे सोडियम है, बता चुके हैं C2H2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा सोडियम डिस्प्लेस करेगा, Na2C2 सोडियम एसिटिलाइट बना देगा एंड हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व्ड आउट। नहीं, लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद नो रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन, एक्सेप्शनल बिहेवियर तो है ये। नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, LiNO3 सॉलिड को डिकम्पोज करो तो Li2O बना लेगा, साथ में NO2 गैस, O2 गैस। ये एक्सेप्शन ही तो है। सोडियम नाइट्रेट का बिहेवियर बिल्कुल अलग था, पोटेशियम नाइट्रेट का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। साथ ही साथ इनफ कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे Li2O, LiF आर मच लेस सॉल्युबल in water unless in water, unlike oxides and fluorides of other alkali metals। तो बाकी की अल्कली मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स फ्लोराइड्स अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं। लिथियम के फ्लोराइड ऑक्साइड बहुत कम पानी में रिलेटिवली लेस सॉल्युबल हैं। तो ये थे लिस्ट ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड इट्स कंपाउंड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स। अच्छा, लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है बट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ मैग्नीशियम एंड इट्स कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। उसे भी नोट करेंगे, पहले ये पूरी बात लिखेंगे, नोट इट डाउन। लिखो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, सिमिलैरिटीज हैं ये। बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है ये। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, खासकर ये मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम और ये कार्बन है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड, ये है डायगोनल रिलेशनशिप। दिस पेयर शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, दिस पेयर शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। बोरॉन एंड कार्बन भी कई रेस्पेक्ट में सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो दीज आर डायगोनल रिलेशनशिप पेयर्स। तो डायगोनल बट जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, क्यों शो करता है वो भी बात करेंगे। बिकॉज ऑफ द नियरली सेम साइज एंड सेम साइज ऑफ द आयंस। ऐसी बेरिलियम और एल्यूमिनियम की भी प्रॉपर्टीज काफी कुछ सिमिलर होंगी, ये भी हम पढ़ेंगे। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी तो पढ़ना है, तो लिखेंगे इस बात को। सिमिलर प्रॉपर्टीज Similar properties of lithium and magnesium are due to their similar size. कौन सा सिमिलर साइज? जैसे लिथियम का साइज देखें तो 152 पिकोमीटर एंड मैग्नीशियम इज नियरली 160 पिकोमीटर। बट यहीं पर अगर लिथियम आयन का साइज देखें तो दिस इज 76 पिकोमीटर एंड मैग्नीशियम 2+ और भी छोटा होता है 72 पिकोमीटर। अच्छा, ये साइज भी IIT ने एक बार पूछ लिया था, दिस इज इंपॉर्टेंट और ये फैक्ट के रूप में याद रखें। फैक्ट के रूप में अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो वहां भी मैंने ये जरूर बताया होगा फैक्ट के रूप में कि मैग्नीशियम 2+ इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू लिथियम प्लस।
तो Mg/2 प्लस चार्ज होने की वजह से साइज थोड़ा घट जाता है, 72 पिकोमीटर, ये 76 पिकोमीटर, 76 पिकोमीटर। तो नियरली सेम साइज होने की वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर सिमिलर होती है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, मेटालिक बॉन्डिंग का नेचर भी काफी कुछ सिमिलर टाइप का होता है। यही कारण है कि दे शो द डायगोनल रिलेशनशिप और सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। नोट करो तो कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, आई विल टेक द एग्जांपल्स, नोट इट डाउन। जैसे क्या, जैसे बोथ कौन, लिथियम एंड मैग्नीशियम। समझ जाओ हेडिंग क्या था, सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो बोथ आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स in respective groups. Both react slowly with water दोनों स्लोली रिएक्ट करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन मेटल्स वायलेंटली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ में। बोथ फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड ऑन कंबस्शन इन एयर। जैसे लिथियम है, आप बर्न करो, कंबस्शन कराओ एयर में, एयर मतलब O2 एंड N2, यही तो है एयर, तो Li3Nb बनेगा और Li2O बनेगा मेजरली। जबकि लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज, O2 और N2, एयर से वापस से इसको हीट करोगे तो Mg3N2 बनेगा प्लस MgO बनेगा। अच्छा, ये मैंने बताया हुआ है कि ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करोगे तो दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, और जबकि नाइट्राइड्स को पानी में डिसॉल्व करो तो दे लिबरेट अमोनिया गैस। ऐसे करके लिख दो। मान लो यही है, इसे पानी से रिएक्शन कराओ तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पीपीटी बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, एंड अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड। तो एनी मेटल नाइट्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अमोनिया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है इन द प्रॉपर्टीज। अच्छा, और बात करें, दोनों के कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन सिमिलर टाइप का है। Li2CO3 को हीट करोगे तो भी Li2O प्लस CO2 इज इवॉल्व्ड आउट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो भी सिमिलर बिहेवियर, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 is evolved out. Similar behavior of their properties, their compounds, both do not form solid bicarbonates. दोनों ही सॉलिड बाइकार्बोनेट्स नहीं बनाते। सिमिलैरिटीज चल रही हैं ये बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। बोथ आर इनफ कोवेलेंट and dissolve in alcohol or acetone। अल्कोहल, एसीटोन, इस तरह के सॉल्वेंट में ये आसानी से घुल जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई कोवेलेंट नेचर। दोनों में कोवेलेंट नेचर ज्यादा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, फजान्स रूल, पोलराइजिंग पावर इज मोर। बोथ आर डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट मतलब एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें मॉइस्चर हो, तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द मॉइस्ट एयर। डेलिक्वेसेंट हैं जैसे LiCl.2H2O, जैसे MgCl2.8H2O। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है ये।
और ये हाइड्रेट्स कहलाते हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड, याद रखो, NaCl इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट। हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट एक ही बात होती है, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। बट कभी कभी तो आप ऐसे बोलते हो कि खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट बोलते हैं उसको, वो तो बरसाती मौसम में मॉइस्चर थोड़ी ज़्यादा होती है तो गीला हो जाता है, तो उसने तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया। सर आप तो कह रहे हो कि NaCl मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। नहीं, NaCl नहीं करता, बट जो खाने वाला नमक होता है उसके अंदर MgCl2 की इंप्योरिटीज होती हैं और MgCl2 इज हाइग्रोस्कोपिक, तो लिख भी देंगे टेबल सॉल्ट मेनली NaCl होता है, वो हैज some amount of, some impurities या some amount of MgCl2 which absorbs moisture and become wet in rainy season। बरसाती मौसम में, रेनी सीजन में टेबल सॉल्ट मेनली NaCl होता है, बट थोड़ा सा उसमें MgCl2 होने की वजह से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और गीला हो जाता है। नमकदानी में से नमक, कई बार सब्जी में नमक कम होता है तो नमकदानी लेते हैं हम और थोड़ा डालते, दांत निकलता ही ना है, फिर ढक्कन खोलते, फिर डालते हैं, बहुत सारा गिर जाता है, सब्जी खराब हो जाती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेबल, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेबल सॉल्ट मेनली कंटेन्स व्हाट, खाने वाला नमक, व्हाट, सोडियम क्लोराइड, बट सोडियम क्लोराइड इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक, बट उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में और इंप्योरिटीज होती हैं, जिसमें एक मेजर कंपोनेंट होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, विच इज हाइग्रोस्कोपिक एंड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर and becomes wet in the rainy season. So this is an important point as a question you should remember. ये क्या indicate कर रहा है? Properties of lithium salts are different from rest of the alkali metal salts. Note करें इन points को। एक चलिए अब बात करेंगे हम some important compounds of alkali metals, मोस्टली जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम परऑक्साइड, ये तीन कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट होंगे सोडियम के। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम परऑक्साइड। साथ में हम थोड़ा ऑक्साइड्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वो JEE एडवांस्ड के सिलेबस में मेंशन्ड होते हैं। हालांकि ऑक्साइड में कोई बहुत विशेष बात नहीं होती है, जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं एल्कली मेटल्स में, इसी S ब्लॉक में। तो लेट अस टेक सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। तो लिखो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। Na2O, ऑब्वियसली हमने पढ़ा भी था कि सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, बट मेजर प्रोडक्ट अगर बर्न कराओगे एयर में तो यू विल गेट सोडियम परऑक्साइड, माइनर प्रोडक्ट विल बी सोडियम ऑक्साइड। तो ऐसे में सोडियम की एक्सेस रखो, क्या, जैसे प्रिपरेशन लिखो, किसी भी कंपाउंड के लिए हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं, उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज। साथ में कई बार अगर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं तो वो एप्लीकेशंस भी पढ़ने होते हैं, क्योंकि JEE मेन तो NCERT में से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है, तो अगर एप्लीकेशंस वहाँ मेंशन हैं तो हमें भी पढ़ने चाहिए। प्रिपरेशन में चलिए बात करें, जैसे सोडियम मेटल एक्सेस में ले लो और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ तो ये बनाएगा Na2O मेनली। अगर थोड़ा बहुत Na2O2 बन भी गया होगा ना, तो Na2O2 सोडियम से रिएक्शन करने के बाद वापस से सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। अच्छा, ये तो जनरल पॉइंट है। जैसे ये वाली बात बच्चों को बहुत अच्छे से याद होती है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद CO भी बना सकते हैं और CO2 भी बना सकते हैं और मिक्सचर भी बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की अधिकता है तो CO2 बनेगा, और यदि कार्बन की अधिकता है तो CO बनेगा।
इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन ऐसे होती हैं, मान लो ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, तो पता चला CO बन गया। ऑक्सीजन और मिला दिया तो पता चला CO2 बन गया। और पता चला आप अगर मान लो वापस से कार्बन से रिएक्शन करा दो तो यही बन जाएगा प्लस कार्बन। देखो मैंने क्या ये एग्जाम्पल दिया, मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO भी बना सकता है, CO2 भी बना सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है और ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो CO बनेगा, बट यदि ऑक्सीजन अपने सप्लाई कर दिया अच्छी खासी अमाउंट में तो CO फर्दर विल रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म CO2। बट यदि आप उसमें फर्दर कार्बन मिला करके हीट कर दो तो CO2 वापस से रिड्यूस हो जाता है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑल सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल। सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो। सोडियम की रिएक्शन कराओ O2 से, अगर मान लो सोडियम एक्सेस में है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया डेफिशिएंट, तो क्या बनेगा मेनली Na2O। बट यदि आपने ऑक्सीजन मिला दिया तो क्या बन जाएगा Na2O2। बट यदि आपने सोडियम के साथ मिला करके इसको हीट कर दिया तो वापस से क्या मिल जाएगा सोडियम ऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेस ऑफ सोडियम अगर यूज करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ड्राई ऑक्सीजन अगर यूज करोगे तो यू विल गेट मेनली द प्रोडक्ट एज सोडियम ऑक्साइड। बट यदि ऑक्सीजन एक्सेस में लिया तो प्रोडक्ट विल बी सोडियम परऑक्साइड। हालांकि वो मेथड हम यूज करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम परऑक्साइड। तो ये समझ में आ गई, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था आपके। नोट करते जाएं प्रिपरेशन मेथड्स। दूसरा सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्रेट, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। आप सोडियम से रिड्यूस करा दो, सोडियम मेटल इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ से ये सोडियम ऑक्साइड बनता है प्लस N2 गैस इज लिबरेटेड आउट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, याद रखेंगे। देन थर्ड, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन? सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। अजाइड, मेटल अजाइड्स आर एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव के रूप में काम आता है। और खासकर सोडियम अजाइड का इस्तेमाल जो कार होती हैं, कार के जो एयरबैग्स होते हैं ना, जो एक्सीडेंट से इंसान को बचाते हैं, इंजरीज रिड्यूस कर देते हैं ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, तो एयरबैग्स के अंदर सोडियम अजाइड भरा जाता है ताकि वो एक्सप्लोड होने के बाद में नाइट्रोजन गैस दे और वो एयरबैग को इन्फ्लेट कर दे और जो इम्पैक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करे ड्यूरिंग एक्सीडेंट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो सोडियम अजाइड एक इंपॉर्टेंट केमिकल है। बट ये सब डिटेल्स जो 11th वाले स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो दे विल स्टडी अबाउट ऑल दैट इन 12th क्लास। जब आप नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे P ब्लॉक के अंदर तो फिर ये हम डिटेल में और बात करेंगे। जैसे सोडियम अजाइड है, अगर इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया जाए, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ तो इट फॉर्म्स Na2O प्लस N2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, याद रखेंगे। ये था सोडियम ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल हैं, स्ट्रांगली बेसिक है, वाइट सॉलिड, स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन। जैसे Na2O है, पानी से रिएक्शन कराओगे तो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंसिंग कर लेना अपने हिसाब से, मान लो 2NaOH, NaOH है ये, तो इस तरीके से रिएक्शन करता है। हाँ, लेकिन हीट करने पर यह डिकम्पोज होता है। Na2O 400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर स्ट्रांगली हीट करो तो इट कन्वर्ट्स टू Na2O2 प्लस 2Na। साथ ही साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड से भी रिएक्शन करता है। Na2O स्ट्रांगली हीट करते हैं जब Al2O3 के साथ में, तो इट फॉर्म्स NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो गाइज ये थे कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ प्रिपरेशंस, सोडियम ऑक्साइड के कुछ फीचर्स। नोट करेंगे, नोट इट डाउन।
Now, next compound is sodium peroxide. Sodium peroxide is important compound. सोडियम के 3 कंपाउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सोडियम peroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं करेंगे बात। तो लिखो अगला कंपाउंड सोडियम peroxide। प्रिपरेशन, वही तरीका, आप सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ बट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रखो तो यू विल गेट सेलेक्टिवली सोडियम peroxide। तो Na+O2 इन एक्सेस, बर्न कराओ, थोड़ा हीट करना पड़ेगा अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, यू विल गेट Na2O2 सोडियम peroxide। तो एक्सेस ऑफ ड्राई एयर लेना है, ड्राई एयर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड CO2। मॉइस्चर क्यों, अगर मॉइस्चर होगा तो फिर सोडियम मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। CO2 अगर प्रेजेंट हुआ एज एन इम्प्योरिटीज इन द एयर तो भी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, कि सोडियम peroxide रिएक्ट्स विद CO2। बेसिक ऑक्साइड है, स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड। अब ये बात बताने की नहीं है, ये तो आप पीरियोडिक टेबल में एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ा है, तो वहां पर ये बात की जा चुकी होती है कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और खासकर एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स तो स्ट्रांगली बेसिक हैं, स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड। तो किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड से आसानी से रिएक्शन करते हैं। तो इस तरह की बात हम यहाँ कहेंगे। तो ये सोडियम ऑक्साइड से भी बना सकते हो, O2 एक्सेस में ले लो, बता चुके हैं ऑलरेडी। देन ऑल्सो इट फॉर्म सोडियम peroxide। सोडियम peroxide एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्रॉपर्टीज में इस बात को रिफ्लेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज जैसे हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद वाटर, तो Na2O2 H2O के साथ, अब देखो टेम्परेचर का रोल है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कूल रखेंगे। तो मैंने कहा भी था सोडियम peroxide वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2O2 बनेगा। बट H2O2 थोड़ा अनस्टेबल होता है, अगर वार्म कर दिया आपने तो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू H2O एंड O2 गैस। तो यही रिएक्शन peroxide की, पानी अगर वार्म लिया 25 डिग्री सेल्सियस पर तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, बट H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा H2O में प्लस O2 गैस। सो दिस इज अ रिएक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर। इंपॉर्टेंट रखें, इंपॉर्टेंट याद करें। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि कोई नई बात नहीं है, बता चुके हैं। सिमिलरली एसिड से भी सेम बिहेवियर, Na2O2, मान लो H2SO4 सॉल्यूशन से रिएक्शन करा रहे हैं अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, यू विल गेट सोडियम सल्फेट प्लस H2O2, बट यदि 0 डिग्री सेल्सियस। और यदि यही रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई आपने और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखा, वार्म किया, तो सोडियम सल्फेट तो बनना ही बनना है प्लस H2O प्लस O2। रीज़न आपको अभी डिस्कस किया हुआ है, नोट करते जाएं। कोई नई बात नहीं है, सब बेसिक बातें हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ते चले जाएं, चीज़ें समझ में आती चली जाती हैं, याद भी होती जाती हैं। नोट करें। थर्ड, ये थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। Na2O2 is used to convert CO2 into O2 and hence used in confined spaces like submarines या स्पेस कैप्सूल्स,
एक्सेट्रा। तो सोडियम परऑक्साइड इज यूज्ड टू कन्वर्ट CO2 into O2। और कोई अगर देखो, इंसान सांस लेता है तो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और जब एक्सहेल करता है तो वो CO2 एक्सहेल करता है। अब यहाँ तो मैं हवा में हूँ, हवा में ईश्वर की कृपा से O2 N2 सफिशिएंट है, तो ब्रीदिंग एयर इज सफिशिएंटली अवेलेबल, तो बस सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, हमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम। बट यही जो सबमरीन्स में जो काम करते हैं, नौसैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, या जो इंजीनियर्स होते हैं जो वर्क करते हैं सबमरीन्स में या स्पेस कैप्सूल्स में या किसी ऐसे स्पेस में जहाँ पर एयर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करना पड़ता है। वहाँ एयर की इंपॉर्टेंस का पता होता है कि ऑक्सीजन की कमी कितनी होती है, तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए सिलेंडर्स लेके जाते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, CO2 निकालते हैं। तो वहाँ पर हमेशा एक डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट ये होती है कि कैसे भी अगर हम CO2 में से O2 खींच ले, तो क्योंकि CO2 के अंदर ऑक्सीजन तो छुपा हुआ है ही। ये काम दो कंपाउंड बड़े फेमस हैं करने के लिए, एक तो सोडियम परऑक्साइड, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा अभी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड तो IIT JEE ने पूछ भी लिया क्वेश्चन। Sodium peroxide and potassium superoxide, they are very famous for converting CO2 into O2। इसलिए स्पेस कैप्सूल्स या सबमरीन्स या जहाँ कन्फाइंड स्पेसेस जहाँ एयर की कमी होती है, वहाँ ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल में लिए जाते हैं। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रिएक्शन भी क्या होगी, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो दिस इज फॉर्म CO2 प्लस O2। नॉट ओनली दैट, सोडियम परऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिएक्शन करता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है प्लस O2 बनाता है। सो लाइक दैट रिएक्शन, इसमें O2 नहीं आएगा, बस ये तो याद रखें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। CO2 को कोई O2 में कन्वर्ट कर दे, इससे बड़ी और क्या बात, पर्टिकुलरली जहां पर हवा की अवेलेबिलिटी ना हो, ब्रीदिंग एयर इज लेस वहां पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट, Na2O2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ब्लीचेज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को ब्लीच करना है। ब्लीच करने का मतलब, ब्लीचिंग मीन्स, वैसे तो 12th क्लास में हम बहुत डिटेल में बात करते हैं ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग का मैकेनिज्म भी डिस्कस करते हैं कि जो डाइज होती हैं, कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, उनके कलर रिमूव करने को ही ब्लीच बोलते हैं। ब्लीचिंग मतलब कलर रिमूव कर देना और वाइट कर देना। ये मान लो, ये मैंने जीन्स ब्लू कलर की पहन रखी है, इसको ब्लीच कर दिया मतलब वाइट कर दिया। इसके ऊपर जो डाई थी, कलरिंग सब्सटेंस था, उसे उड़ा दिया, हटा दिया उसको। ये जो जैकेट है, मैं जो जैकेट पहन रहा हूँ, ये ब्लैक कलर की है, तो इसका कलर रिमूव कर दिया, वाइट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड ब्लीच्ड। तो रिमूवल ऑफ कलर इज कॉल्ड ब्लीचिंग। तो ब्लीचेस मतलब, ब्लीचिंग मीन्स रिमूवल ऑफ कलर ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस का कलर इज बिकॉज ऑफ द डाई एप्लीकेबल ऑन इट। और डाइज जो होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैकेनिज्म अभी बात नहीं करेंगे, ये P ब्लॉक जब पढ़ते हैं, खासकर क्वालिटेटिव एनालिसिस जब पढ़ेंगे 12th क्लास में, देन वी टॉक अबाउट इट। कोई अगर 12th का या ड्रॉपर स्टूडेंट्स अगर ये वीडियोस देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ये बच्चे 11वीं वालों को रेफर कर रहे हैं, हमें तो पता है ये सब बात। तो Na2O2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ब्लीचेज लिटमस पेपर। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की वजह से ब्लीच करता है, बट इतनी बात याद रख लें, इट ब्लीचेज लिटमस पेपर। मतलब अच्छा, लिटमस पेपर क्या होते हैं ये सब बच्चों को पता होते हैं, 8वीं 9वीं से स्टार्ट हो जाते हो आप। सॉल्यूशन की नेचर, एसिडिक और बेसिक जानने के लिए हम लिटमस पेपर एक बहुत ही क्विक टेस्ट है टू नो द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक नेचर। ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाए तो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जिसने ये काम किया है वो एसिडिक है। और यदि उल्टा हो, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन की नेचर है जिसने ये काम किया है वो बेसिक है। तो ये बात बच्चों को 8वीं 9वीं क्लास से ही सीख जाते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए। तो इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिटमस पेपर को ब्लीच करता है।
हालांकि लिटमस पेपर के साथ एक्शन कुछ ऐसा होता है कि पहले तो लिटमस पेपर मान लो आपने, वैसे बेसिक नेचर होती है, सोडियम सॉल्ट है H2O2 का, तो बेसिक नेचर होती है, तो पहले तो ये ब्लू लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू करेगा और ब्लू सडनली बिकम्स कलरलेस, ब्लीच्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। अच्छा, क्या रिएक्शन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड Na2O2, तो सोडियम क्रोमेट येलो इज फॉर्म्ड प्लस NaOH प्लस 6 में पहुंचा दिया प्लस 3 से। सो दिस इज काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। MnSO4, सोडियम परऑक्साइड MnSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है Na2MnO4 प्लस 6 में ग्रीन, सोडियम मैंगनेट बोलते हैं इसको, सोडियम मैंगनेट प्लस सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड प्लस 2 से, मैंगनीज प्लस 2 से प्लस 6 में ऑक्सीडाइज हो गया। तो इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम परऑक्साइड to N2 gas is evolved out plus NaOH. SO2 is also oxidized. एक्चुअली सोडियम परऑक्साइड के अंदर परऑक्साइड लिंकेज है ना, और किसी भी कंपाउंड में अगर परऑक्साइड लिंकेज होंगी तो परऑक्साइड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात बता चुके हैं पहले। ये कौन सा बॉन्ड है? परऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि परऑक्साइड वाले कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करते हैं, पर सामने यदि कोई बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तब, वरना नहीं। यूजुअली दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सभी रिएक्शंस में ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम सल्फेट इज फॉर्म, सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर। तो गाइज ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम परऑक्साइड, जिसमें खासकर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ब्लीचिंग एक्शन इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड खासकर ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी, सबमरीन्स वाली। सबमरीन्स में मैंने एक बात और बताई है आपको, सोडियम परऑक्साइड के साथ साथ एक और कंपाउंड इससे भी ज़्यादा यूजफुल है, इससे भी ज़्यादा कॉमन है, जो कि CO2 को O2 में कन्वर्ट करने में काम में आता है। कौन? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अभी लेते हैं, पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। नाउ एज ए नोट करके कुछ और कंपाउंड्स के बारे में बात करें। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ मेन कंपाउंड, उससे आने से पहले थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड और पोटेशियम का ओजोनाइड, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लो जैसे KOH है, आप ओजोन की रिएक्शन कराओ, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज नथिंग बट O2 प्लस O3 मिक्सचर होता है, और उसमें ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये KOH के साथ रिएक्शन करता है तो KO3 बनाता है ऑरेंज सॉलिड, पैरामैग्नेटिक, नाम है पोटेशियम ओजोनाइड। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये भी, और टेम्परेचर लगभग -10 से -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करते हैं। ऑरेंज सॉलिड इज फॉर्म्ड। ये ड्राई पाउडर यूज करते हैं। तो ड्राई पाउडर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद द ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एट द लोअर टेम्परेचर यू गेट पोटेशियम ओजोनाइड। सेकेंड, पोटेशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं और ऑक्सीजन एक्सेस में ले लें, एक्सेस ऑफ O2 फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर ना हो, क्योंकि मॉइस्चर से तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्शन कर लेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक है, येलो सॉलिड।
पैरामैग्नेटिक। अच्छा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक खास बात है इसकी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो। अभी मैंने बोला भी था कि KO2 इज यूज्ड इन कन्फाइंड स्पेसेस टू कन्वर्ट CO2 into O2। कहाँ? लाइक इन सबमरीन्स, स्पेस कैप्सूल्स, या जहां एयर की कमी हो वहां पर सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आसानी से CO2 के साथ रिएक्शन करता है, K2CO3 प्लस O2 बनाता है। नॉट ओनली दैट, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड CO के साथ भी रिएक्शन करता है, K2CO3 प्लस O2 बनाता है। बैलेंसिंग अकॉर्डिंगली हो जाएगी। तो इस तरीके की ये रिएक्शंस होती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। चलिए मैं कर भी देता हूँ। यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 2 6 आ गया, तो 3 और 3/2। दिस इज हाउ बैलेंसिंग इज डन। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी K2CO3 प्लस O2 इज फॉर्म्ड। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। जेई ने पूछी हुई है ये प्रॉपर्टी, याद रखेंगे। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, हालांकि बहुत डिटेल में हमें पोटेशियम सुपर ऑक्साइड या ओजोनाइड नहीं पढ़ना होता, बट जो वाइटल पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट करके लिखवा दिए आपको, तो वो लिखते चले जाएं इन पॉइंट्स को, नोट इट डाउन। तो एक तरीके से ये KO2 क्या है? एयर प्योरीफायर। सो KO2 इज एन इंपॉर्टेंट एयर प्योरीफायर। नोट इट डाउन, इसको नोट करें। तो ये थे कंपाउंड। अब नाउ वी विल कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हेडिंग लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल। कोई अगर मुझसे पूछे कि विश्व में, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल हैं उनमें अगर शामिल करें तो कौन कौन? जैसे H2SO4, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे HNO3। दीज आर द 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल इन द वर्ल्ड। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इनका यूज फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोजिव्स में, सोप बनाने में, लॉट ऑफ यूजेस आर देयर। दैट्स व्हाई कंपाउंड केमिकली इज सो इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। पहले ये नोट कर लें। Sodium hydroxide, NaOH, one of the largest produced chemical in the world। क्या प्रिपरेशन? जो इसका लार्ज स्केल कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है, दैट इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन इज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो कॉमर्शियल मेथड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इन कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल में, जिसमें कैथोड यूज करते हैं हम मरकरी लिक्विड का, एनोड यूज करते हैं हम कार्बन का, और रिएक्शन एट कैथोड क्या होगी? जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया उनको तो एकदम तुरंत याद आ जाएगा ये सब, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते ही हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोड्स। बट जो 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें याद करना पड़ेगा। अभी मैंने शुरू में ही कहा था, ये ब्लॉक केमिस्ट्री 11th क्लास वाली S ब्लॉक और P ब्लॉक का थोड़ा सा पोर्शन, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली,
थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग स्टेट में होते हैं 11th के स्टूडेंट्स के, 12th वालों के नहीं। 12th वालों को तो सारे लॉजिक पता होते हैं, क्योंकि वो 12th की जो कई चैप्टर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो मेटलर्जी हो, उनका यूज़ इनमें आता है। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को सारे लॉजिक क्लियर होते हैं। 11th वालों को थोड़ा सा दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, इन एक दो चैप्टरों में दिक्कत के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर भी याद करते हुए चलो, काम बन जाएगा। बाकी 12th भी तो पढ़ना है। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम बनता है, जो कि मरकरी के साथ में सोडियम अमलगम बनाता है। सोडियम अमलगम इज फॉर्म्ड। अच्छा, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, सो दिस इज ए काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट। ये भी कोई बेकार नहीं है, क्लोरीन अच्छा एक इंपॉर्टेंट केमिकल है और ब्लीचिंग के काम में आता है। ब्लीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसी से ब्लीचिंग पाउडर बनता भी है। सोडियम अमलगम इज सेपरेटेड, सोडियम amalgam is separated and reacted with water to give sodium hydroxide and H2 gas. क्या रिएक्शन? NaHG। आप जब पानी से वॉश करते हो तो सोडियम तो पानी के साथ रिएक्शन करता है, हालांकि रिएक्टिविटी थोड़ी घट जाती है क्योंकि अमलगम है, तो सरफेस एरिया थोड़ा सा घट जाता है सोडियम का, क्योंकि वाटर विल अटैक ऑन सोडियम अमलगम, तो सरफेस पर सोडियम एटम भी होंगे और मरकरी एटम भी होंगे, तो रिएक्टिविटी थोड़ी घट जाती है। ये फ़ायदा भी होता है अमलगम यूज़ करने का, कि अगर कोई बहुत वायलेंट रिएक्शन हो, बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो, वो रिएक्शन थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है व्हेन amalgam is used for the particular metal. तो 2NaOH, sodium hydroxide is obtained, साथ में H2 गैस is evolved out plus mercury is freed। मरकरी को वापस से रीसर्कुलेट कर लेते हैं to be used as कैथोड, मरकरी कैथोड। तो मरकरी कैथोड को दोबारा से रीयूज कर लेते हैं। यहाँ से NaOH क्रिस्टलाइजेशन द्वारा वी कैन ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टिक्स और रॉड्स के रूप में ऑब्टेन कर लेते हैं। नोट करें ये सब बात, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। कास्टनर केल्नर सेल इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें आप इस तरह के चैप्टर्स की, नोटेड डाउन। एंड वन मोर मेथड इज देयर, कॉस्टिकेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से आप जब लाइम वाटर की रिएक्शन कराते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो भी हमें NaOH ऑब्टेन होता है बाय कॉस्टिकेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। गॉसेज मेथड कहलाता है ये। हालांकि ये इतना कोई वाइटल मेथड नहीं है, मेन मेथड तो वही है, प्रोडक्शन ऑफ NaOH इन द कास्टनर केल्नर सेल। तो क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से कराते हैं, तो 2NaOH सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बन जाता है, वाइट पीपीटी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन फॉरवर्ड इसलिए जा रही है क्योंकि KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is then KSP of calcium hydroxide, तो ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो KSP है काफी लो है, तो सॉल्युबिलिटी कैल्शियम कार्बोनेट की काफी कम है, प्रेसिपिटेट बन जाता है एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं, इसको नोट करें।